1999 में टाइम मैगज़ीन ने 20वीं सदी की दो शख्सियात को ग्रेटेस्ट माइंड्स का लक़ब दिया, जिनमें एक फ़िज़िसिस्ट जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरा साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम सिगमंड फ्राइड था। फ्राइड अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन में लिखता है कि अगर हम माजी और प्रेजेंट के बारे में कम नॉलेज रखते हैं तो ये चीज़ हमारे फ्यूचर को गैर महफूज कर देगी। बाल्डविन रोज़ हर्गन हान अपनी किताब में लिखता है कि हिस्ट्री से आगाही रखने वाला स्टूडेंट साइकोलॉजी की अहमियत को अच्छी तरह समझता है। हर्गन हान का कहना है कि जिस तरह हम किसी शख्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस को जानकर उस शख्स के मौजूदा बिहेवियर को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसी तरह हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को जानकर मौजूदा साइकोलॉजी को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरे अल्फाज में, हिस्ट्री पढ़ने से हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग होती है। हर्गन हान मज़ीद लिखता है कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एक तालिब इल्म के लिए क्यूरोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और न्यू सोर्स ऑफ आइडियाज़ का बाइस बनती है। मैरी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मैरी हेनले ने 1976 में वाई वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से एक पेपर छाया किया, जिसमें हेनले हिस्ट्री के बारे में कुछ इस तरह लिखती है: अगर हम तारीख़ से लाइल्मी का इजहार करेंगे तो ये चीज़ बार बार गलतियों को जन्म देगी और इस तरह हमें पुराने प्रॉब्लम्स को बार बार हल करना पड़ेगा। हेनले के कहने का मतलब है कि हिस्ट्री से आगाही हमें रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक से बचाती है। हिस्टोरियन और रिसर्चर जेम्स गुडविन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी में लिखता है कि मेरे ख़्याल में साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ने का वाहिद मकसद प्रेजेंट को समझना है, यानी प्रेजेंट साइकोलॉजी कैसे वजूद में आई। इसके अलावा जेम्स गुडविन अपनी किताब रिसर्च इन साइकोलॉजी मेथड्स एंड डिज़ाइंस में लिखता है कि एक अच्छे रिसर्च स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी की हिस्ट्री से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। गुडविन अपनी इस किताब में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में बात करते हुए दिलचस्प मालूमात देता है, जिससे रिसर्च के कंसेप्ट्स और वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हुए मेथड्स के बारे में पता चलता है। फाइनली, किंग, वुडी और विने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आइडियाज़ एंड कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि ये हिस्ट्री ही है जिसकी बदौलत हम गुज़िश्ता अजीम थिंकर्स की एफ़र्ट्स और तहरीकी बसीरत यानी क्रिएटिव इंसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम टू साइकोलॉजी क्लब। मेरा नाम ज़ीशान अनवर है। आज हम साइकोलॉजी की अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजी का आगाज़ कब हुआ और ये मौजूदा शक्ल में कैसे पहुंची। देखिए, साइकोलॉजी उन सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करती है जो लोग हज़ारों सालों से पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, थिंकिंग और बिहेवियर का आपस में क्या ताल्लुक़ है, हम कैसे सीखते हैं, मेमोरी क्या चीज़ है, क्या ड्रीम्स की कोई अहमियत है, क्या हमारी ज़िंदगी को शऊरी या लाशऊरी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में खुशहाल होते हैं और क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, क्या चीज़ कुछ लोगों को ज़िंदगी में दूसरों के मुकाबले में स्मार्ट बनाती है, क्यों कुछ बच्चे सोच और किरदार के लिहाज से अपने वालिदैन से मुताबिकत रखते हैं जबकि दूसरे बच्चे माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्या लोग खुश रहना सीख सकते हैं। अब ये सवाल तो हैं हज़ारों साल पुराने, लेकिन साइकोलॉजी तो इनके मुकाबले में एक यंग साइंस है। कितनी यंग है? तकरीबन 140 साल की। जब से इंसान ने अपनी लैंग्वेज में लफ्ज़ क्यों का इस्तेमाल शुरू किया तो इंसान ने अपने माजी के बारे में जानना शुरू कर दिया और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जानने के लिए मिथ्स को बनाना शुरू कर दिया, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिनको साइंटिफिक लॉज की मदद से प्रूफ ना किया जा सके को बनाना शुरू कर दिया। कदीम मिथ्स में अहम वाक़यात को खुदाओं की खुशी या नाराज़गी से मंसूब किया जाता। मिसाल के तौर पर वॉल्केनो इरप्शन यानी लावा फूटने को खुदाओं की नाराज़गी से मंसूब किया जाता। फिर वक़्त के साथ साथ मिथ्स ने फ़िलासफ़ी यानी कि रैशनल थिंकिंग के दरवाजे खोले। तब इंसान ने वाक़यात को सुपर नेचुरल कॉजेज़ के बजाय नेचुरल कॉजेज़ की रोशनी में देखना शुरू कर दिया। तारीख दानों का ख्याल है कि सबसे पहले ह्यूमन इंडिपेंडेंट माइंड का तस्वुर तकरीबन 6th सेंचुरी BC में पेश किया गया। मिसाल के तौर पर इंडिया में बुड्ढा ने कहा कि ये हमारी सेंसेशंस और परसेप्शंस ही हैं जो आपस में मिलकर हमारी थॉट या सोच को जन्म देते हैं।
चाइनीज थिंकर कन्फ्यूशियस ने 5th सेंचुरी बीसी में कहा कि सोचने और फैसला करने की ताकत हमारे अंदर ही पाई जाती है। मगरिब में साइकोलॉजी 4th और 5th सेंचुरी बीसी में कदीम यूनान में परवान चढ़ी। मिसाल के तौर पर सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल यानी कि सुकरात, अफलातून और अरस्तु ने ह्यूमन थॉट और बिहेवियर के ऊपर बहस की। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन माइंड और बॉडी के आपस में ताल्लुक पर भी बहस की। इनके बाद आने वाले फिलासफर जिनमें ख़ासतौर पर रेने डेकार्ट्स ने ये दलाइल दिए कि ह्यूमन माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और उसने अपनी ज़्यादा तवज्जो ह्यूमन माइंड के ऊपर फोकस की। लिहाजा साइकोलॉजी माइंड और बॉडी के बारे में सोचने के इस अंदाज से परवान चढ़ी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या साइकोलॉजी सिर्फ फिलॉसफी के डिसिप्लिन से इमर्ज हुई? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की रूट्स बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के नेचुरल साइंसेस से भी निकलती हैं। दानिश्वरी और इल्म व हिकमत का वो दौर जब साइकोलॉजी साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर इमर्ज हुई, तो वो दौर ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन के काम से डोमिनेट था। 1859 में डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पब्लिश किया, जिसमें डार्विन ने द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया प्रपोज किया। डार्विन के मुताबिक नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस या इर्तिकाई अमल है जो कि उन तमाम जानवरों को फेवर करता है जो कि बेहतर अंदाज में अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने और सर्वाइव करने में अडॉप्ट करते हैं, या दूसरे अल्फाज में अपने माहौल में बेहतर अंदाज में एडजस्ट कर पाते हैं। डार्विन का मानना था कि तमाम जानदार अपनी नस्लों को कुछ इस रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन में तेज़ी से इजाफा हो। लेकिन डार्विन ने नोट किया कि तमाम जानदारों की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। डार्विन ने इसकी रीज़न कुछ इस तरह बताई कि तमाम जानदारों के बच्चों में खुराक, पानी और दीगर वसाइल के हसूल के लिए एक शदीद और मुस्तकिल जद्दोजहद जारी रहती है, जिसके नतीजे में अक्सर बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, और जो सर्वाइव कर जाते हैं और अडल्टहुड तक पहुंच जाते हैं वो अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक मुंतकिल कर देते हैं। डार्विन ने यह कंक्लूड किया कि ऐसे जानदार जिनमें ऐसी बायोलॉजिकल फीचर या हयातियाती खसूसियात पाई जाती हों जो कि उनको रिप्रोड्यूस यानी कि उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने में मदद करते हों, वो अपनी अगली नस्लों में बेहतर अंदाज में नमूदार होते हैं। फिर कई नस्लों के बाद ऐसी खसूसियात के हामिल जानदार पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, और बिलाहिर ये अमल पूरी पॉपुलेशन को तब्दील कर देता है। रिसेंटली साइकोलॉजी ने डार्विन की थ्योरी को बिहेवियर पर अप्लाई किया है, और आज के दौर में साइकोलॉजिस्ट में बिहेवियर को उसकी अडॉप्टिव वैल्यू टू एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की शक्ल में एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। 19वीं सदी में डार्विन के साथ साथ फिजियोलॉजिस्ट ने भी साइकोलॉजी की नई फील्ड को फ़रोग़ दिया। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जोहान्स मुलर और उसके कुलीग्स ने ये प्रपोज किया कि हमारे ब्रेन का एक अहम काम इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्सेस के साथ एसोसिएट करना होता है। लिहाजा लेट 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी के लिए ऐसे साजगार हालात पैदा हो चुके थे कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हो, एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि फ़िलासफ़ी और नेचुरल साइंस का हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हो। और हकीकत में हम जल्द ही देखेंगे कि ये एक फ़िलासफ़र और फिजियोलॉजिस्ट था जिसने फ़िलासफ़ी और नेचुरल साइंस पज़ल के पीसेस को इकट्ठा करके साइकोलॉजी के एक एकेडमिक डिसिप्लिन को क्रिएट किया।